राजेश भाई साहब, मैं शुरुआत आप ही से कर रहा हूं, क्योंकि जो भ्रष्टाचार पर मोदी जी का भाषण था, उन्होंने कहा कि घोटालों, ये सारे विपक्षी घोटालेबाज हैं और घोटालेबाज को मैं छोड़ूंगा नहीं, और इस पे एक लंबी चर्चा शुरू हो गई है। मैं शुरुआत आप ही से कर रहा हूं। अगर सारे विपक्षी घोटालेबाज हैं, तो वही जो लोग पूछ रहे हैं, जो सारे विपक्षी पूछ रहे हैं, भाई अभी तक आपने 9 साल में किसी को जेल क्यों नहीं भेजा? राजेश भाई साहब, बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम और इसके अलावा कुछ और रह गया है कि नहीं? धन्यवाद आनंद जी। देखिए, दो बातें हैं। वैसे तो यूं आपने अपनी प्रस्तावना में बहुत सारी चीजें साफ कर दी हैं जो इस देश के संवैधानिक ढांचे के अनुकूल हैं, एक लोकतंत्र के लिए अनुकूल हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ सवाल 2023 के हिंदुस्तान में उठ रहे हैं और लोगों के दिमागों को मथ रहे हैं, उनमें एक बड़ा सवाल सचमुच में एक तो सांप्रदायिक विभाजन है, और दूसरा जो आपने जिक्र किया वो करप्शन का है, भ्रष्टाचार का है। तो इसमें कोई शक नहीं कि भ्रष्टाचार हमारे देश की रग रग में इस समय ऐसा समाया हुआ है कि हम सब उससे अघा गए हैं, हम सब उससे उकता गए हैं, और किसी भी कीमत पर इसको खत्म होते देखना चाहते हैं। लेकिन चाहना एक अलग बात है और खत्म हो जाना एक दूसरी बात है। आपको याद होगा 2014 का जब चुनाव प्रचार हुआ था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन आज 9 साल हो गए, 10वां साल चल रहा है। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि वो चलिए, अपोजिशन पर जो आरोप लगाते हैं वो लगाएं। गैर भाजपा शासित राज्यों की स्थितियों की मैं बात नहीं करता, मैं सिर्फ उन राज्यों की बात करता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित हैं, जहां उनकी अपनी सरकार चल रही है, और वहां भ्रष्टाचार कैसा है। मैं एक बात आपको बताता हूं कि आप पिछले अगर 1.5 या 2 महीने के लिए के अखबार पढ़ लीजिए, तो मोदी जी जहां कल भोपाल में गए थे, और भोपाल में चूंकि इस साल मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो अगर वो 2 महीने के अखबारों की हेडलाइन और सुर्खियों को ही देख लेते तो पाते कि इस राज्य सरकार में भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यहाँ राशन कार्ड से लेके, गरीबी की रेखा का कार्ड से लेके, आयुष्मान कार्ड से लेकर के कोई भी छोटे से छोटे गरीब का काम बिना पैसे के नहीं होता, तबादले बिना पैसे के नहीं होते, कोई ठेका बिना पैसे के नहीं मिलता, और ठेका अगर मिलता है तो उसका कमीशन पहले संबंधित व्यक्ति को पहुंच जाता है जो उसको उपकृत करता है। और जब ठेकों पर के जरिए ये काम होते हैं, तो हमने इसी मध्य प्रदेश में देखा है कि कोई पुल जो कुछ दिन पहले बनता है वो पुल गिर जाता है, कोई सड़क जो कुछ दिन पहले बनती है वो अचानक बह जाती है, कट जाती है। ऐसे छोटे छोटे जो भ्रष्टाचार के जो सुराख हैं इस सिस्टम में, अगर आप उन सुराखों को देखेंगे तो पाएंगे कि सरकारी पैसा उन सुराखों के जरिए उस तरह से वो करप्शन के रास्तों से निकल रहा है जिससे आम आदमी पिस रहा है। आम आदमी को कोई लाभ नहीं हो रहा है। आम आदमी का पैसा है वो बेचारा गरीब अपनी वेतन से, अपने टैक्स के जरिए जो भरता है। मध्य प्रदेश एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अभी आपने देखा होगा कि एक पोस्टर बड़ा प्रचलन में है कि क्या 50% दीजिए और काम कराइए, ये बड़ा प्रचलन में है। दूसरी बात, मोदी जी ने कल एक भाषण में कई राज्यों से डीजल और पेट्रोल के दामों की तुलना की। उन्होंने रेट्स बताए। इस राज्य में 102 रुपए लीटर है, अमुक राज्य में 104 रुपए लीटर है, अमुक राज्य में 100 रुपए लीटर है। और जहां मध्य प्रदेश में उनकी अपनी सरकार है, वो आनंद जी भूल गए कि उस राज्य में पेट्रोल 108 रुपए लीटर चल रहा है। 108 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत है। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में हम सब जानते हैं कि रूस से इस समय लगभग 25 से 30% कम कीमत पर आपको डीजल मिल रहा है। आपने उसको रिफाइन करके यूरोपीय देशों को निर्यात करके आमदनी का एक अतिरिक्त साधन जोड़ लिया है, सोर्स जोड़ लिया है, और इसके बाद भी आपने कीमत कम नहीं की।
और कीमत कम नहीं की, तो आज आम जनता कराह रही है इन सारी महंगाई और करप्शन से। ये बातें उन्होंने कही। दूसरी बात जो आपने जहां से बात उठाई थी सांप्रदायिक विभाजन को लेके, देखिए बात तो सही यह है कि इस साल चुनाव हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, राजस्थान में है और 2 राज्यों में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्य ऐसे हैं जहां मैं लगातार करीब करीब 45 साल से चुनाव कवर कर रहा हूं, और मैं ये पाता हूं कि जैसा उनका इरादा है सांप्रदायिक विभाजन का, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जमीन में वो उर्वरता नहीं है जो सांप्रदायिक बीजों को उभार सके। भले ही इस बावजूद इसके कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यहाँ बड़ी मजबूत जड़ें हैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन यहाँ सांप्रदायिक विभाजन उस तरह का अभी भी नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर उस आधार पर ये सोचेंगे तो बहुत इस मामले में उनको निराशा मिल सकती है। मध्य प्रदेश में कोई तीसरा दल तो देखिए है नहीं, उत्तर प्रदेश की तरह या महाराष्ट्र की तरह या बंगाल की तरह। तो जब मध्य प्रदेश में 2 ही दल हैं, तो एक दल से कोई भी दुखी हो जाए, जनता कितना ही नाराज हो जाए, वो वोट जो है, जो समर्थक हैं, वो तो समर्थन 2 भागों में बटेंगे। तो हम ये पाते हैं कि मध्य प्रदेश में 3 या 4% से ज्यादा अंतर होता नहीं है, और इतना अगर वोट स्विंग कर जाए तो मामला बिगड़ जाता है सत्तारूढ़ पार्टी के लिए। अब 20 साल से एक चेहरा आप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, करीब करीब 15-16 साल से, और 20 साल से आपकी सरकार है। करप्शन चरम पर है, महंगाई चरम पर है, पद खाली पड़े हुए हैं, डेवलपमेंट काम हो नहीं रहे हैं। हो क्या रहा है? हवाई जहाज से बुजुर्गों को तीर्थ कराया जा रहा है। कहीं आपने दुनिया में सुना है इस तरह का? किसी राज्य में ऐसा सुना है कि हवाई जहाज से बुजुर्गों को तीर्थ कराया जाता हो? यहां पर जो है, अब यूं विवाद का मुद्दा कई भारतीय जनता पार्टी बना सकती है, लेकिन मैं कहता हूं हमारा संविधान कहता है, हमारे कानून, भारतीय दंड संहिता कहती है कि दहेज देना और लेना दोनों अपराध हैं। लेकिन हमारी सरकार, मध्य प्रदेश की जो सरकार है, बाकायदा दहेज देती है वो लड़कियों की शादी में, नगद भी देती है, उपहार भी देती है। चुनाव का साल आ गया है तो अभी 1 तारीख से 1000 रुपया हर महिला, गरीब महिला के खाते में भेजना शुरू कर दिया। चुनाव का साल था, 1 जनवरी से आपने मुफ्त राशन देना शुरू कर दिया। तो ये जो लालच और जो इस तरह का प्रलोभन वाला मामला है, ये भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र में बिल्कुल भी अशोभनीय तो है ही है, लेकिन अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमारा संविधान श्रम और उत्पादकता के बीच में कहीं एक निश्चित अनुपात की बात करता है, मुफ्तखोरी की बात नहीं करता। हर आदमी मेहनत से अपना पैसा कमाए, उसका समर्थन करता है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये इन प्रकार चुनाव जीतने के लिए हैं। सांप्रदायिक विभाजन जैसे जो मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तो कम से कम नहीं मिलेंगे। और अंतिम बात कहकर मैं अपनी टिप्पणी समाप्त करूंगा कि देखिए, एक सर्वे आया है, वो एक चैनल ने किया है। ये सर्वे भारतीय जनता पार्टी को साइकोलॉजिकल रिलीफ देने के लिए, मनोवैज्ञानिक रिलीफ देने के लिए वो कांटे की टक्कर बताई गई है, क्योंकि अभी चुनाव आएगा, चैनलों को पैसे बटेंगे, बहुत सारे पैसे मिलेंगे, दिल्ली सरकार भी देगी, मध्य प्रदेश सरकार भी देगी, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जो मैदान की स्थिति है, उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में फासला कांटे का नहीं, बल्कि काफी बड़ा फासला है जो अभी बन चुका है। मगर मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस को कोई तश्तरी में सत्ता मिल रही है। आज की स्थिति में अगर कांग्रेस ने बहुत सावधानी के साथ अपना काम किया तो भारतीय जनता पार्टी तो कमजोर है ही। राजीव भाई, मैं आपसे चलते चलते एक जल्दी से सवाल, इन सारी दिक्कतों के बीच मोदी जी के लिए क्या एक बड़ी दिक्कत राहुल गांधी भी हो गए? क्योंकि राहुल गांधी जब से संसद उनकी सांसदी गई है, वो सारे वैसे काम कर रहे हैं जिसका तुरंत कंपैरिजन मोदी जी से हो जा रहा है। वो मणिपुर चले जा रहे हैं, अब ये भाई साहब मणिपुर में बोल नहीं रहे, वो मणिपुर चले जा रहे हैं। वो अमेरिका जाने से पहले उन्होंने सारा अमेरिका यात्रा का मजा ही खराब कर दिया।
वहां जाके वो प्रेस से बात करने लगे, लोगों को वो करने लगे, अब तुरंत सामने हो जा रहा है कंपैरिजन। तो क्या राहुल गांधी भी एक बड़ी चुनौती हो गए हैं मोदी जी के लिए? देखिए आनंद जी, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी के भीतर तो चुनौती देने वाला कोई है नहीं, और अगर कोई दूसरी पार्टी इन दिनों दिखाई दे रही है तो वो कांग्रेस है, राष्ट्रीय पार्टी है, और करीब करीब 13 करोड़ वोट उस पार्टी के पास हैं। और इस पार्टी से भी अगर उनको खतरा है तो उसमें सिर्फ गांधी परिवार से है, और गांधी परिवार में भी सिर्फ राहुल गांधी से है। और राहुल गांधी ने बीते 1 वर्ष में ये साबित कर दिया है कि वो एक परिपक्व और मंजे हुए राजनेता हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल था, उसने भरपूर कोशिश करी कि राहुल गांधी को एक नासमझ, नौसिखिया नौजवान बता दिया जाए राजनीति में। लेकिन हमने देखा है, संसद में हमने राहुल गांधी का भाषण देखा है, आपको भी याद होगा। हमने जयपुर अधिवेशन में उनका भाषण देखा है, आपको याद होगा। हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राहुल गांधी का भाषण देखा है, और वो कोई प्रॉम्प्टर पर या लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ता वो आदमी, नौजवान जो है। तो ये जो एक तुलना अगर आप करते हैं तो ये पाते हैं कि राहुल गांधी इस वक्त पे एक बड़ी चुनौती के रूप में नरेंद्र मोदी के सामने हैं। अच्छा, एक प्रसंग और मैं आपको बता दूं कि जब 2017 में राहुल गांधी ने पार्टी की कमान संभाली थी, तो उसके बाद 3 राज्यों में, जिन राज्यों में इस बार चुनाव हैं 18 में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, जो तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ था या नहीं हुआ था? ये राहुल के नेतृत्व में हुआ था। इसी के बाद तो आईटी सेल सक्रिय हुई और राहुल गांधी को पप्पू और इस तरह के बड़े अजीबोगरीब विशेषणों से उनका वो किया गया, अपमानित किया गया। तो तीनों उपचुनाव, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विदाई राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई। आपको याद होगा उसके बाद उनकी अध्यक्षता में जितने उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों में भी क्या गति हुई। और तो और ठीक है कि कांग्रेस के लोग नहीं जीते थे, लेकिन जो राहुल गांधी की जो चुनावी रणनीति थी, आप याद रखें, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी के अपने इलाके में उपचुनाव जो हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी हार गई। कानपुर में उनके उप मुख्यमंत्री के इलाके में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी थी। तो ये खतरा जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक नौजवान है, योग्य है, पढ़ा लिखा है, झूठ नहीं बोलता, प्रेम की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करता है, और अब उसको वही इज्जत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिल रही है जो कभी राहुल गांधी के पिता राजीव और उनके नाना जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को मिला करती थी। तो हम कह सकते हैं कि भारत में एक नई पीढ़ी ऐसी उभर रही है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मौजूदा नेतृत्व के लिए पर्याप्त चुनौती का कारण बन गई है। तो इसलिए राहुल तो उनके लिए चिंता का विषय है ही। जी जी।